हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए अपना डेली डोज की जो सीरीज है इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का क्या टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है? और वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, और ये चार अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं? तो 38, 39, 39 का ए और 39 का डी। ठीक है, जब इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन जनरेट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं बता देता हूँ, क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, 39 का डी। ठीक है, ओके। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एकदम अच्छे से बढ़िया से याद करने वाले हैं। और इसको मैं तीन तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, तीन कैटेगरी में मैं इसको थ्री पार्ट्स में इसको कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट में ये होगा कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सबसे पहले मैं उनको एक जगह रख दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद से आर्टिकल 36 टू 51 वन बाय वन कर डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आप सोच रहे होंगे कि तो इम्पोर्टेंट वाले को पहले क्यों रखा गया, एक साथ क्यों नहीं 36 से 51 में डिस्कस कर दिया गया? तो देखिए, ऐसा करने से ये रहेगा कि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती रहेगी कि हाँ दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और इसको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीज़ें हमारे दिमाग में वही याद होती है जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं जब। और ऐसे इन जनरल अगर हम चीज़ें पढ़ते हैं तो माइंड इग्नोर करने में एक्सपर्ट होता है और बहुत जल्दी इग्नोर कर देता है। वैसे इसका सबसे आसान और इजी अगर उदाहरण मुझे देना हो, एग्जांपल्स देना हो, आप डेली लगभग कितने लोगों को देखते होंगे आई डोंट नो, बट उसमें से कितने लोगों का चेहरा आपको याद रहता है, दैट्स मैटर। इसका मतलब हुआ कि आप अगर कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा इग्नोर करते हैं और कम लोगों को रिमेंबर करते हैं, कम लोगों को याद रखते हैं। ठीक है, और या तो वही रहेंगे जिनको आप पॉइंट आउट किए होंगे। ठीक है, ये सब माइंड का खेल है, थोड़ा सा समझते रहिए। चलिए, तो मैं बता रहा था कि पहले पार्ट में मैंने रखा है सबसे मनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है जिसमें लगभग 7 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट और सेकेंड पार्ट में मैं 36 टू 51 तक पूरा वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ। और थर्ड पार्ट में जो होगा, थर्ड पार्ट में क्या चीज़ डिस्कस करने वाली, यानी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सॉरी अमेंडमेंट, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है। कौन कौन से, यानी वे सभी के सभी अमेंडमेंट्स, यानी वे सभी के सभी संशोधन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं उनको थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट में आपको, पहले मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, बाकी आगे उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? और ऑप्शंस क्या है, 20 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 23 मार्च। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। लेकिन जो विश्व जल दिवस है इसका थीम क्या है इस वर्ष का, यानी 2021 का थीम क्या है उसको मैं बता देता हूँ। उसका थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर, यानी 2021 का जो थीम है वो है क्या, वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व क्षय दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका थीम मैं थीम बता देता हूँ, थीम क्या है, 2021 का जो थीम है वो द क्लॉक इज टिकिंग। क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग। चलिए, ये तो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो इससे पहले मैं जो आपको क्या बोला था, यानी जो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसको आपको याद रखना ही रखना है, तो सबसे पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। तो देखिए क्या है, कौन कौन से आर्टिकल, यानी आर्टिकल आपको कौन कौन से याद कर रखना है। तो पहले आपको आर्टिकल 37 याद रखना है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 37। ठीक है, 37 में क्या है, तो 37 में ये बोलता है, अच्छा देखिए, इस बात का तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, गारंटी है कि अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपको याद हो जाएंगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब पहले और इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़े बहुत कुछ अलग ज़रूर फील होगा। ठीक है, तो बस एक बार आप आराम से देख लीजिए, ज़्यादा लेंदी तो होगा नहीं, लगभग 30 मिनट के आसपास में बन जाएगा। तो
चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए आर्टिकल 37 क्या बताता है। आर्टिकल 37 बोलता है, यानी इसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखना है, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति बताता है। प्रकृति बोले तो स्वरूप, यानी इसका नेचर, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व का नेचर कैसा होगा। तो ये बात कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 37 में। ओके, और नेचर क्या है, इसका नेचर ये है, इसकी प्रकृति है कि यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर राज्य जो सुविधाएं 36 से 51 में रखी गई है उसको लोगों को नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो आप इसके खिलाफ, यानी राज्य के खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होने का मतलब, ठीक है। तो 37, अब इसमें देखिए ऐसे नहीं है, इस तरह से याद होगा, लेकिन इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है इसकी प्रकृति कैसी है, तो यहाँ तो इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ऑप्शन में एक ये भी ऑप्शन रहेगा कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तब तो वहाँ पर आप टिक करके निकल जाएंगे। ये एकदम इजी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के किस अनुच्छेद में इसकी प्रकृति के बारे में बताया गया है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। तब ये यहाँ पर ऑप्शन भी अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाए 37, 38 का 1, 38 का 2, 39, तो आप वहाँ पर हो सके कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 37, यानी आर्टिकल, यानी अनुच्छेद 37, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल 39, ठीक है। तो आर्टिकल 39 जो है वो क्या बताता है, तो आर्टिकल 39 में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हमें आर्टिकल 39 ऐसे नहीं याद करना है। आर्टिकल 39 में जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है 39 का डी। कौन सा है, आर्टिकल 30 यानी अनुच्छेद 39 का डी, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। कौन सा प्रावधान है, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस में रखा गया है, आर्टिकल 39 के डी में रखा गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया, दो आर्टिकल अभी तक हुए, एक 37 का आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए और एक 39, ठीक है। और नेक्स्ट आर्टिकल है अब आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 में पंचायत के बारे में कहा गया है, ठीक है। यह दिशा निर्देश दिया गया है, यानी यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को पंचायती राज पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए आर्टिकल, यानी जो भी राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद हैं, यानी जितने भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन सभी में क्या दिया गया है, राज्य को सिर्फ और सिर्फ सुझाव दिया गया है, ठीक है। तो 40 में क्या कहा गया है कि राज्य को पंचायती राज, अपने यहाँ पंचायती राज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक। तो बाद में आपको पता भी होगा कि 73वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई और पंचायती राज लागू किया गया, और उसके अंदर में कितने विषय रखे गए, तो 29 विषय रखे गए, ठीक है। वो सब आगे की बात है। अभी फिलहाल हम लोगों को पास 3 आर्टिकल है, कौन कौन से, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39 का डी, और आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, ठीक है। उसके बाद से अनुच्छेद यानी आर्टिकल 44 याद करना है। 44 में क्या है, समान काम के लिए समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल राइट कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 49, कौन सा है, अनुच्छेद 49। अब अनुच्छेद 49 में क्या है, तो जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं और कलात्मक वस्तुएं हैं उन सभी के लिए, उन सभी का संरक्षण से यहाँ पर है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे यानी पूर्वज, कहने का मतलब जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनका क्या करना है, संरक्षण करना है, ठीक है। तो ये बात किस में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 49 में। और नेक्स्ट आर्टिकल है 50, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अभी सीरीज चल रही है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में कितने हो गए, 37, 39, 40, 44, 49, 50, ठीक है। टोटल अभी कितने हुए, 6 हो गए, ठीक है। 50 में क्या कहा गया, 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण है। इसका क्या मतलब है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका अगर राज्य हो सके तो कार्यपालिका को अलग रखे और न्यायपालिका को अलग रखे। अब आप एक क्वेश्चन बता दीजिए कि कार्यपालिका के अंदर में कौन कौन आते हैं,
कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आते हैं इस बात को आपको बताना है। तो देखो कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं मैं बता देता हूँ। न्यायपालिका तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, जितने भी न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब किसके अंदर में आ जाएंगे, ये सब के सब न्यायपालिका में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कार्यपालिका के अंडर में क्या कहा जाते हैं, देखिए एक तो विधायिका होता है, एक कार्यपालिका होता है और एक न्यायपालिका होता है। यानी हमारे पूरे जो सिस्टम है जो वो तीन भागों में डिवाइड है। कौन कौन से में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में तो जो भी विधि बनाने वाले होते हैं, हाँ विधि बनाने वाले कौन होते हैं, संसद होती है विधि बनाने। लेकिन जब कार्यपालिका की बात आती है तो कार्यपालिका में देखो कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के सुझाव से किसकी नियुक्ति की जाती है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये सभी कौन कौन से, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये लोग मिलकर किस में आते हैं, ये लोग मिलकर आते हैं कार्यपालिका में, ठीक है। ये लोग किस में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। चलो ठीक है, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसका मतलब समझ में आ गया। टोटल कितने हो गए, अभी तक तो हम 6 अनुच्छेद के बारे में, एक लास्ट आपको याद रखना है अनुच्छेद 51, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को स्थापित करना। क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था को स्थापित करना, ठीक है। तो ये तो अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला कैटेगरी थी उसका हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कौन कौन से याद रखना है, 37 याद रखना है, 39 का डी याद रखना है, 40 याद रखना है, 44 याद रखना है, उसके बाद से 49, 50, 51 इतने आर्टिकल आपको याद रखना है, ठीक है। इतना तो आपको याद रखना ही रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। मोस्टली यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए इसमें से नहीं मिले, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग इसमें पूरा 36 से लगाए 51 तक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलिए अब इसको हम देख लेते हैं 36। तो 36 में क्या कहा गया है, तो 36 में अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य का परिभाषा दिया गया, यानी राज्य का डेफिनेशन दिया गया है। तो राज्य का डेफिनेशन क्या है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य का वही डेफिनेशन होगा, यानी राज्य में वही, क्यों राज्य का डेफिनेशन देने की जरूरत पड़ी, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर में राज्य की परिभाषा देने की क्या जरूरत पड़ी। तो आप एकदम हेडिंग ही देख रहे होंगे, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब पहले हमें यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि राज्य आखिर में राज्य है क्या, कौन कौन लोग राज्य में आएंगे, सबसे पहले तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो जो संविधान वेत्ता थे, जो संविधान बनाने वाले थे, उनके भी दिमाग में क्वेश्चन आया, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। तो उसके लिए उन्होंने एक आर्टिकल रख दिया, आर्टिकल 36 रख दिया, और इसमें कहा उन्होंने कि राज्य का वही मतलब है जो मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में स्टेट का जो डेफिनेशन दी गई है एज इट इज़, वही कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया कहाँ पर, आर्टिकल 36 में, यानी अनुच्छेद 36 में, ठीक है। तो राज्य का डेफिनेशन तो मुझे लगता है आपको पता हो गया होगा, कंफर्म भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अनुच्छेद 37, इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको बताया था। इसमें मैंने क्या समझाया कि इसमें ये बताया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है वो न्यायालय में क्या नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब अगर राज्य आपको ये सुविधाएं नहीं दे रही है तो आप इसके खिलाफ, यानी राज्य के खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है। अच्छा, राज्य का डेफिनेशन थोड़ा सा मैंने बताना भूल गया कि राज्य में कौन कौन से आएंगे, यानी वे जो भी कानून बनाने में, यानी जिनके पास कानून बनाने की शक्ति होती है वे राज्य के कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि जितने भी यानी सांसद हो गए, ये लोग हो गए। उसके बाद से लोकल निकाय को भी राज्य की कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि नगर पालिका हो गया, ठीक है। ये भी पंचायत ये सब किस में है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, इनको भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने की शक्ति है। तो ये भी लोग ये भी लोग किस में गिने जाएंगे, राज्य में। अगर एक सिंपल तरीका से देखा जाए तो संविधान के द्वारा जो भी नियम और कानून बनाने में सक्षम है वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे, राज्य में आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया, तो अनुच्छेद 38 यानी आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य कुछ ऐसे चीज़ों को काम कर रहा है, कुछ इस तरीके से काम करे कि लोक कल्याण का हित हो, यानी क्या हो, लोक कल्याण हो। किसकी बात की गई है आर्टिकल 38 में, कि लोक कल्याण हो। अब लोक कल्याण कैसे होगा, उसके लिए भी किस तरीके से हो, तो उसके लिए भी आगे
सजेशन दिया गया है, वैसे राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य चाहे जिस भी तरीके से काम करे, लेकिन लोगों का कल्याण होना मस्ट है। ठीक है, तो देखो लोक कल्याण में थोड़ा सा अगर इसमें हम और डिटेल में इसको कर दें तो लोक कल्याण में थोड़ी सी बातें कही गई है कि सामाजिक न्याय हो, ठीक है, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, तो लोक कल्याण यानी आर्टिकल 38 में क्या है, इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके की स्थापना कर लोक कल्याण की प्रयत्न सिद्धि का प्रयत्न करेगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 39 में इसके अंतर्गत राज्य को कुछ विशेष नीतियां बनाने के लिए, यानी इसमें क्या किया गया है, सजेशन दिया गया है। देखो ऊपर तो लोक कल्याण अपने हिसाब से करने की बात कही गई है, 38 में कही गई है, यहाँ पर कोई बात नहीं है। देखो अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है कि लोक कल्याण हो, लेकिन 39 में क्या किया गया है, थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया गया है जिसमें 5 और सब क्लॉज को जोड़ दिया गया है। तो 39 में देख लेते हैं, 39 के ए में क्या गया है। इसको मैं एक कहानी बताता हूँ, उस कहानी को आप अगर याद रखेंगे तो हो सकता है कि आप इसको कभी ना भूलें। ठीक है, कहानी ये है कि अब गवर्नमेंट को क्या करना है, लोक कल्याण करना है, तो लोगों का कल्याण करना है। तो मान लो कुछ लोगों को क्या कह दी, गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नौकरी दी। ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं इसको समझाने से पहले दो शब्द हैं जिसको मैं समझाना चाहूँगा। पहले देखो, पहला शब्द ये है कि भौतिक साधन क्या होता है। सबसे पहला शब्द ये है कि भौतिक साधन क्या होता है। तो भौतिक साधन में वे यानी फिजिकल, जो भी फिजिकल भौतिक साधन की बात करता है, तो देखो ये जैसे ज़मीन वगैरह हो गया भौतिक साधन में आ जाएगा, तालाब हो गया भौतिक साधन में आएगा, कोई भी प्रॉपर्टी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको जैसे कि क्या हो गया, कोल माइन वगैरह हो गया, इस तरह का, ये सब भौतिक साधन में आ जाएंगे। ठीक है, तो भौतिक साधन का डेफिनेशन यहाँ क्लियर है। उसके बाद से एक चीज़ और यहाँ पर समझाना है, भौतिक साधन के साथ साथ हाँ, केंद्रीकरण क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है, देखिए एक तो केंद्रीकरण होता है, एक विकेंद्रीकरण होता है। तो केंद्रीकरण में होता है कि सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कुछ लोगों के पास चले जाए। जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, उनके पास सब चीज़ ले लें, रेलवे भी खरीद लें, एयरपोर्ट भी खरीद लें, एल भी खरीद लें, और भी ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम भी सब अपने तरफ ले लें, अपने पास ले लें, तो ये क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, अब विकेंद्रीकरण का क्या मतलब हो गया, सब मान लो मुकेश अंबानी के पास था, फिर उसको क्या कर लिया, सरकार ने ले लिया, यानी सबके लिए सार्वजनिक हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। अगर और आसान तरीके से इसको केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को समझना चाहते हैं तो मान लीजिए गांव में कोई एक दबंग आदमी बना, उसने सारी जमीन को क्या कर लिया, अपने नाम कर लिया, तो वहाँ उस गांव का सारा जमीन क्या हो गया, केंद्रीकृत हो गया, यानी एक लोग के पास या दो लोगों के पास या चार लोगों के पास क्या हो गया, जमा हो गया, यानी केंद्रीकृत हो गया। अब उसका विकेंद्रीकरण करना है तो फिर क्या होगी, पुलिस की एक्शन होगी, कार्यवाही होगी, लीगल जांच होगा, जिसकी ज़मीन जो मतलब चाहे किसी की ज़मीन हो, फिर उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब उसका विकेंद्रीकरण हो गया। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपनी कहानी पर। इस कहानी के थ्रू हम इसको 39 ABCDE इन सभी को मैं याद कराने वाला हूँ, और 100% आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट को लोक कल्याण करना ही करना है, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या की, यानी राज्य, गवर्नमेंट का मतलब राज्य ने क्या किया कि लोगों को नौकरियां दी, यानी जीविका का साधन उपलब्ध कराया। इस जीविका का साधन उपलब्ध कराने की वजह से लोगों के पास पैसा आने लगा, तो कुछ लोग उसमें निकल गए करप्ट। अब जो करप्ट निकल गए वे क्या करने लगे, वे लगे ज़मीन वगैरह सब खरीदने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदने लगे। क्यों भाई, करप्शन का पैसा उनके पास आ ही रहा था, पैसे की कमी नहीं थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वे ज़मीनें क्या करने लगे, खरीदने लगे। यानी यहाँ पर ज़मीनों का क्या होने लगा, केंद्रीकरण होने लगा। ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा ज़मीनें आने लगी। तो सरकार ने कहा अच्छा रुक जाओ, तुम लोगों का दिमाग ठिकाने लगाते हैं। तो सरकार ने क्या की, कहे कि भाई देखो, जमीन चाहे कोई भी जमीन फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो देखो फिर भौतिक साधन जो भी हैं वो उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उसको क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट उसको ले लेगी और उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो मैंने पहला कहानी ये बताया कि देखो लोगों को नौकरी मिली, यानी जीविका का साधन उपलब्ध हुआ। तो जीविका का साधन उपलब्ध हुआ तो यहाँ पर आर्टिकल 39 का ए बनकर तैयार हो गया। अब जब लोगों को नौकरी मिली, उसमें से कुछ लोग करप्ट हुए, तो करप्ट वाले जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, ज़मीन वगैरह
खरीदने लगे। तो ज़मीन यानी भौतिक साधन का क्या हो गया, होने लगा, केंद्रीकरण होने लगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम इस तरह से चीज़ें, ऐसे ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खरीद सकते। तो अब वहाँ पर उन्हें राज्य ने एक और आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 39 का बी बनाया, और कहा भौतिक साधन का केंद्रीकरण नहीं होगा, यानी इसका विकेंद्रीकरण होगा, और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है। फिर अब देखो, जो करप्ट वाले थे, अब वो ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा आने लगा, अब बिस्तर के नीचे बिछा बिछा के सोने लगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट का दिमाग खराब हुआ, फिर उसने कहा कि रुक जाओ। तो आर्टिकल 39 का सी बनाया, कहा आप धन का भी केंद्रीकरण नहीं कर सकते हैं। तो अब ये हुआ कि भाई धन आ गया तो जाएगा कैसे, तो कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आओ मुझे टैक्स दो, जितना ज़्यादा पैसा टैक्स उसी से उसी हिसाब से लेंगे। तो इस समय भी टैक्स का कई स्लॉट है। ठीक है। तो ये 39 का सी बन कर तैयार हो गया। चलो इतना हो गया। अब इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि नौकरियां तो लोगों को मिल रहा था, लेकिन जैसे कि औरत और आदमी में क्या हो रहा था कि औरत को कम सैलरी दी जा रही थी एज कम्पेयर टू मैन। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि आदमी है वो ज़्यादा काम कर सकता है, क्योंकि औरतों को लोग थोड़ा कमज़ोर मानते हैं फिजिकली। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो गलत है, तो उसने एक आर्टिकल 39 का डी बनाया और कहा कि अगर काम समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने पहले ही इसको समझा रखा है। ठीक है। यानी आर्टिकल 39 के डी में कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है। उसके बाद से ये सब कुछ हो गया। फिर देखा गया यार बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि भाई अगर कोई फीमेल काम कर रही है तो प्रेग्नेंट होगी, उसमें भी उसको काम, उससे काम करवा जाए तो ये तो सही नहीं रहेगा उसके लिए, या किसी के लिए, समाज के लिए भी सही नहीं रहेगा। ठीक है। कुछ लोगों को मान लो चोट लग गया, फिर भी अगर उनको काम करना पड़े, तबीयत खराब हो उसके बावजूद भी उन्हें काम करना पड़े, तो ये भी उनके लिए भी तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो फिर 5 में ये कहा गया कि चलो मैं इन सबको एक साथ दिखा देता हूँ। तो 5वें में क्या कहा गया, देखिए, तो ये हो गया 5वां में। इसमें क्या गया कि भाई साहब देखो, जो भी श्रमिक हैं उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि जो भी उनको काम देना है वो न्यायोचित होना चाहिए, मतलब जो काम आप उसको करवा रहे हैं उनका यानी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से देखो, मैंने 39 A B C D E इसको कहानी से समझाया। पहले क्या है, पहले राज्य ने क्या दी, पहले राज्य ने जीविका का साधन उपलब्ध कराया, करप्ट हुए लोग, तो करप्ट वाले लोग क्या करने लगे, भौतिक साधन को क्या करने लगे, इकट्ठा करने लगे। तब 39 का बी बनाया, कहा भौतिक साधन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। अब भौतिक साधन नहीं खरीद सकते हैं, तब उनके पास पैसे बचने लगे, पैसे बचने लगे, कहे आप पैसे का भी केंद्रीकरण नहीं कर सकते। 39 का सी बनाया, 39 का सी बनाया। इसमें क्या हुआ भाई, अब कैसे पैसा कम, कैसे पैसों की कमी कराना है, तो गवर्नमेंट उसके लिए नए नए टैक्स स्लॉट लगाने लगी। ठीक है। फिर उसके बाद से डी आया, डी बाद फिर क्या हुआ, समान काम के लिए समान वेतन की बात आ गई। फिर उसके बाद से ई आया, ई आया, कहा कि भाई देखो क्या है इसमें, राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं करेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 की को भी समझा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में। इसमें क्या है कि राज्य इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें अधिक से अधिक शक्तियाँ तथा संसाधन प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है। इसमें क्या है कि देखो, इसमें बस सजेशन दिया गया है। एक्चुअल में जो ग्राम पंचायत है यानी पंचायती राज है वो कब लागू हुआ, तो 1992 में लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। और अनुसूची कौन से जोड़ी गई, एक ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, अनुच्छेद 41 में क्या है, तो अनुच्छेद 41 में है कि देखो, जो ऊपर थे, जो कैपेबल थे, जिनको काम, जो काम कर सकते थे, उनको तो ऊपर दे दिया गया है काम वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जैसे बुजुर्ग हैं, वो तो काम कर नहीं सकते हैं या वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब बुजुर्ग को कोई काम पर रखेगा भी नहीं। ठीक। विकलांग हैं यानी हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी लोग काम पर नहीं रखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर भी राज्य को दायित्व दिया गया है कि कुछ दशाओं में काम पाने का यानी शिक्षा पाने का भी क्या होना चाहिए, यानी ये अधिकार राज्य से लोग, यानी सहायता का अधिकार है, क्या है, पाने तथा राज्य से लोग सहायता, जो भी हो। कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर इन दशाओं में लोगों को क्या है, यानी राज्य उनकी क्या करेगी, हेल्प करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 42।
यानी आर्टिकल 42 में क्या कहा गया है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं एवं स्त्रियों को प्रसूति सहायता का उपबंध। अभी मैंने ऊपर समझाया कि श्रमिक का क्या नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 39 के डी में मैंने समझाया कि उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है कि भाई अगर जो आप काम प्रोवाइड करा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप जो मर्जी वो काम करा लीजिए। वैसे अगर जिसको नौकरी नहीं मिल रही है यानी जिसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, उससे कोई भी काम कराओ तो लगभग लगभग लोग कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये इस तरह की एक्टिविटी से लोगों को बचाने के लिए राज्य के ऊपर क्या कहा गया है, ये दायित्व तो किसको दे दिया गया है, राज्य को दे दिया गया है। और राज्य को ये कहा गया है कि भाई साहब देखो इस बात का ध्यान देना है कि राज्य यानी इन स्थितियों में भी लोगों की सहायता करेगा। अब प्रसूति सहायता उपलब्ध उपलब्ध कराएगा। ठीक है। जैसे कि इस समय देखा जाए तो 6 महीने का मिलता है, मैटरनिटी लीव क्या मिलती है, 6 महीने की मिल जाती है, ठीक। ओके, तो अब देखते हैं 42 देख लेते हैं। 42 क्या है, सॉरी 43 क्या है। तो 43 में है कर्मकारों के लिए निर्माण मजदूरी। अब ये बहुत बढ़िया है। इसमें क्या है कि देखो इस समय जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या करती हैं, फैक्ट्रियाँ क्या करती हैं, ठेका पर लोगों को दे देती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, राज्य ने क्या किया, नहीं गवर्नमेंट, राज्य बोले तो उसका मतलब गवर्नमेंट ही है, ठीक है। तो राज्य ने क्या किया है, एक मिनिमम मजदूरी कर दिया पर डे का। कहा कि भाई देखो अगर आप काम दे रहे हैं किसी का तो उसका जो मिनिमम मजदूरी होगा ना, मिनिमम वेजेस होंगे वो फिक्स कर दिया। लेट सपोज मान लो 300 पर डे का मिनिमम यानी मजदूरी फिक्स किया गया है, ठीक है। तो कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियों को 300 देने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो लेबर एक्ट है ना वो इतनी ज़्यादा मतलब टफ है कि कंपनियों को फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनियों को लेबर एक्ट फॉलो करने में दिक्कत होती है। तो और इस झमेले में वो पढ़ना भी नहीं चाहती, तो वे कंपनियां क्या करती हैं, ठेके पर लोगों को किस पर लग रहती हैं, यानी ठेकेदार को पकड़ती हैं और ठेका दे देती हैं वो अपना काम कराने के लिए। और ठेकेदार क्या करते हैं, ठेकेदार तो पर डे 300 ही लेते हैं, लेकिन वो जो मजदूर होते हैं उनको 300 नहीं देते हैं। वो कितना देते हैं, 200 देंगे, 150 देंगे, बाकी सब क्या कर लेंगे, अपने रख लेंगे। तो इस तरह की एक्टिविटी ना हो इसके लिए भी राज्य को ही कोशिश करना पड़ेगा। तो अब ये आर्टिकल 43 आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, इसको तो बता ही चुके हैं। अब गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। और उसका से अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसके लिए है। देखो 2002 से पहले 2002 से पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। किसमें था, अनुच्छेद 45 में। लेकिन 2002 में एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया, तो 86 संशोधन किया गया, 86वां संशोधन। और इसमें ये प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का जो ये शिक्षा जो है ना इसको रख दिया गया अनुच्छेद 21 में रख दिया गया। और अनुच्छेद 21 क्या है, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार है। तो इसको क्या किया, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो शिक्षा का अधिकार है इसको किस में रख दिया, मूल अधिकार में रख दिया। अब 45 क्या हो गया, 45 खाली हो गया। तो 45 खाली नहीं हुआ है तो इसमें एक अलग प्रावधान जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अब वही चीज़ें रहेंगी, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसके लिए रख दिया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 46 में। तो 46 में क्या किसके लिए किया गया है, देखो ऊपर तो जो भी चीज़ें हैं भाई, ऊपर राज्य नौकरियां दे रही हैं, नौकरियां देंगी तो ऐसे तो बुला बुला कर देंगी नहीं, कोई एग्ज़ाम कराएगी तो किसी ना किसी तरीके से टेस्ट तो लेना ही लेना है। तो उसमें जिनका बेस यानी जिनका आधार स्ट्रांग है वो तो आराम से नौकरियां पा जाएंगे, लेकिन जिनका बेस स्ट्रांग नहीं है, जैसे जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हैं सामाजिक स्तर में, शैक्षणिक स्तर में बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, उनका बेस तो स्ट्रांग नहीं है, तो उनको नौकरियां जल्दी नहीं मिलेगी। तो उनके लिए भी अलग से प्रावधान कर दिया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के दुर्लभ वर्गों की शैक्षणिक या एवं आर्थिक उन्नति का प्रयत्न करें। अब कैसे प्रयत्न करेगी, तो प्रयत्न करेगी तो जब तक इनको कुछ ना कुछ वो सब इनको ना कोई क्या देना, हेल्प देनी पड़ेगी, कोई ना कोई मदद करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से मदद करेगी, गवर्नमेंट ने के लिए क्या कि अलग अलग देखो आरक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, पदोन्नति के लिए भी अलग अलग तरीके से उनके लिए अलग अलग किया गया है। जैसे SC ST के लिए है आरक्षण अलग हो गया है, OBC के लिए आरक्षण अलग हो गया है।
तो ये सब किसके अंडर में, ये सब इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो कराने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में क्या है, तो इसमें देख लेते हैं, लोक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं मद्य निषेध का प्रावधान इसमें किया गया है। देखो 47 में ये है कि लोक स्वास्थ्य का संरक्षण। अब देखो राज्य को ये दिशा निर्देश, नीति निर्देशक तत्व ने राज्य को ये दिशा निर्देश दिया है कि राज्य अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो ड्रिंकेबल प्रोडक्ट है, ठीक है, जो टोबैकोस प्रोडक्ट हैं, इन पर ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगाने की कोशिश करेंगी। और एक बात बताएं यार, इस समय अगर देखा जाए ना, तो जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग टोबैको या ड्रिंक यानी अल्कोहल से मरते हैं। लेकिन उसकी कोई वो है ही नहीं, उसकी कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। उससे गवर्नमेंट का ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, गवर्नमेंट का जहाँ फ़ायदा, वहाँ फिर गवर्नमेंट का ध्यान क्यों जाएगा? लोगों को गवर्नमेंट को बस फ़ायदे से मतलब है और पैसे ज़्यादा आने से मतलब है। लोग कैसे हैं क्या हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिशा निर्देश दी तो गई है, लेकिन किस में रखी गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखी गई है। चाहे तो इसको भी कुछ बढ़िया से सॉलिड तरीके से इसको रखा गया होता तो इस पर काम भी होता। अब ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है, तो राज्य का काम ही यही है, जहाँ उनका वोट बैंक बढ़ेगा वो वहाँ पर काम करेंगे। अब यहाँ क्या है, जब इलेक्शन आता है तो धड़ाधड़ ड्रग्स वगैरह हो गया, ये क्या बोलते हैं, शराब हो गया, अल्कोहल हो गया, ये धड़ल्ले से क्या होता है, सप्लाई होने लगता है। और लोगों को पिला पिला कर, ड्रग्स खिला खिला कर क्या कराया जाता है, प्रचार करवाया जाता है। जितने भी चुनाव प्रचार होते हैं उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें से उठाओ 100 लोगों को उठाओ, देखो कितने लोग हैं जो बिना बिना ड्रिंक किए हुए हैं और या ऐसे कुछ है। ठीक है, तो ये सब इनसे क्या होता है, इनसे सरकार को फ़ायदा होता है, इसलिए सरकार इस पर ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाती है, जबकि लोग इससे ज़्यादा मरते हैं। अगर सर्वे उठाओ तो पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या है। आर्टिकल 48 में है कृषि तथा पशुपालन का संगठन एवं गौवध पर निषेध। ठीक है, सरकार को ये भी दिया गया है कि भाई पशुपालन और इस तरह की भी एक्टिविटी पर आपको ध्यान देना है, यानी इससे रिलेटेड संगठन बनाना है। और कृषि से रिलेटेड संगठन बनाने का काम क्या है, तो भाई कृषि को, अगर कृषक को कोई सजेशन चाहिए, कोई सुझाव चाहिए, तो उनके लिए कोई ना कोई संगठन होना चाहिए। वैज्ञानिक कोई ना कोई शोध होनी चाहिए, यानी जो वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट हैं वो अगर सजेशन देंगे, सुझाव देंगे, तो फसल उनको और फसल में ज़्यादा उनको हेल्प मिलेगा। ठीक है, फसल उगाने में। गौवध पर भी निषेध की बात की गई है। चलो यहाँ पर हो गया। अब अनुच्छेद 49, इसको तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लिखवाया है। क्या लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक तथा कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण है, इसके बारे में भी मैंने समझा रखा है। उसके बाद से क्या है कि 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, इसको भी ऑलरेडी समझा रखा है। अनुच्छेद 51 में कहा गया अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की अभिव्यक्ति का प्रयास करेगी, इसको भी मैंने समझा रखा। अच्छा एक बात है, इसमें जो भारतीय नीति विदेश नीति होती है वो किसके अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो भारतीय विदेश नीति है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51। यानी या तो आपका आंसर ये भी आ सकता है ऑप्शन में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? तो ये सीजीएल का क्वेश्चन है। मेहरुनिसा किसकी पत्नी थी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तो अब हम लोग जहांगीर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जहांगीर के बारे में हम लोग टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन अभी एक चीज़ और बाकी रह गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी इसमें कौन कौन से संविधान के द्वारा कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं। वैसे ओरली बता देते हैं क्योंकि वो लिखा नहीं पाया है। देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है तो उसमें 4, पहले तो ईयर आप याद कर लीजिएगा, कब कब? 1976, 1978, 2002, 2011, यानी 4 बार इसमें 4 बार क्या किया गया है? संशोधन किया गया। 4 बार नए प्रावधान इसमें क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। 1976 में कौन सा संशोधन हुआ? 42वां संशोधन। 1978 में कौन सा हुआ? 44वां संशोधन। 2002 में कौन सा हुआ है? 86, और 2011 में कौन सा हुआ है? 97। ठीक है, तो ये चारों संशोधन हो गया। उसके बाद यानी कौन कौन सा संशोधन है ये हो गया। तो 42वें संशोधन में 4 आर्टिकल यानी 4 नए आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन से? तो 39 का क जोड़ा गया और 39 का च जोड़ा गया। फिर उसके बाद से 43 का क जोड़ा गया, फिर 48 का क जोड़ा गया। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में 4 जोड़ा गया। वैसे मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे अलग से वीडियो एक बना देना चाहिए छोटा सा, ठीक है, या फिर कभी नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आएगा तो मैं उसमें इसको एकदम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, वहाँ पर याद भी करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो देखिए टू द पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तो
कभी कभी क्या करता है कि एक तरफ 4 आर्टिकल दे देगा, उससे रिलेटेड प्रावधान दे देगा और कहेगा कि मैच करो इसमें। पीसीएस में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। तो ये कब से कब तक राजा मतलब बादशाह बना रहा, मुगल बादशाह कब से कब तक रहा? तो 1605 से 1627 तक। 1605 में क्या हुआ, अकबर की मृत्यु हुई, उसके बाद से बना। अकबर चाहता था किसको बादशाह बनाने, किसको बनाना चाहता था? वो खुसरो, अमीर खुसरो को, वो खुसरो को बनाना चाहता था। ठीक है, तो खुसरो, वो किसको बनाना चाहता था? खुसरो। और खुसरो कौन था? खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर तो ऐसा चाहेगा ही नहीं, तो जहांगीर खुद ही बादशाह बनना चाहता था। ठीक है, लेकिन अकबर किसको नहीं पसंद करता? जहांगीर को पसंद नहीं करता था और खुसरो को पसंद करता था। तो वो चाहता था कि खुसरो क्या बने, अगला बादशाह बने, मुगल बादशाह बने। लेकिन जो अकबर की मृत्यु हुई तो खुसरो चला गया कहाँ पर? गुरु अर्जुन देव के पास चला गया, यानी सिख गुरु, पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने चला गया। ये बात जहांगीर को पता चली, जहांगीर को अच्छा नहीं लगा। जहांगीर ने खुसरो को पकड़वा कर अंधा करवा दिया, फिर बाद में उसको मरवा दिया। और गुरु अर्जुन देव आशीर्वाद दिए थे, इसके वजह से गुरु अर्जुन देव को भी पकड़वा कर फांसी पर चढ़वा दिया। तो देखिए इतने पॉइंट आपको एकदम 100% याद होने चाहिए। ठीक है, ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं जितने अभी तक बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके देखो दो ही ऐसे मुगल बादशाह थे जो अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी, एक तो बाबर, एक जहांगीर। ठीक है, बाबर और जहांगीर। बाबर ने बाबरनामा लिखा और इसने क्या लिखा? तुजुक ए जहांगीरी। इसने क्या लिखा है? तुजुक ए जहांगीरी। इस ये किस भाषा में? तुर्क सॉरी फारसी भाषा में है। ठीक है, वो तुर्की भाषा में था। आईने अकबरी के नाम से भी ये जाना जाता है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, इसको किसने लिखा है? जहांगीर ने खुद से लिखा। अच्छा, जहांगीर ने देखो एक निसार नामक सिक्के का भी प्रचलन किया था। निसार अगर आपको याद कराया है तो निसार को कैसे याद रखें? तो मेहरू निसा, निसा देखिए उसमें किसमें नाम आ रहा है? निसा। निसा किस में आ रहा है? तो मेहरू निसा, उसकी वाइफ मेहरू निसा। ठीक है, मेहरू निसा को मेहरू निसा, मेहरून निसा, तो देखिए उसमें निसा नाम आ रहा है ना, मेहरून निसा। तो उसी से रिलेट कर कर आप इसको याद रखिएगा कि ये मेहरून निसा यानी निसार नामक सिक्का किसने चलवाया था? जहांगीर ने चलवाया था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है? जहांगीर ने सोने की जंजीर भी लगवा रखी थी, किसके लिए? तो जनता को न्याय दिलाने के लिए। कौन सी किसकी जंजीर लगाई थी? सोने की जंजीर लगाई थी। जिसको न्याय चाहिए वो आकर जंजीर बजाए, न्याय पाए। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही रखते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कीप स्माइलिंग, यानी ये बहुत ज़रूरी है इस समय। तो स्माइलिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोरोना काल में हंसी और टेंशन के अलावा और कुछ दिमाग में आता नहीं है। तो ज़्यादा न्यूज़ तो देखना नहीं है। हाँ, न्यूज़ देखना है, टू द पॉइंट देखिए, ताकि दिमाग में इतना बनाए रखें कि अपने आप को कैसे बचाना है। ठीक है, इस समय बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और क्या बोले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब व्हाट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलते बोलते मेरा गला दर्द करने लगा।